अब एक्सपर्ट कौन है? जिसको वो आता है जो हमें नहीं आता। जिसको वो आता है जो हमें नहीं आता तो फिर वो करेगा जो हमें समझ भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि हम जिस जगह पे एक्सपर्ट हैं वो उस फील्ड में नहीं है, और वो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है हमें वो नहीं आती। हम उसे आके फॉर एग्जांपल मैं उसे पुर्जा दिखा के कहूँ हाँ भाई बताओ ये 45 लाख का है, उसने देखा हाँ 45 लाख का है। अब जिम्मेदारी तो मैंने लेनी है ऑडिट की, साइन तो मैंने करना है। अब मेरा ही दिल नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ यार क्या मजाक करके जा रहे हो, मतलब कुछ तरीका बताओ, कोई वो साइंस बताओ। उसने कहा हाँ ठीक है, अगर हम अल्फ़ा कंपेंडियम स्टैंडर्ड को उसके डीप डाउन लेवल पे बीटा 2 लेवल पे देखें तो उसके साथ सिग्मा की कैलकुलेशन को जब ऐड करके उसमें टेन थीटा की कैलकुलेशन से मिक्स करता हुआ प्लास्ट्रीडियम कॉटनाई ऐड करें तो जाहिर है इसी हिसाब से तुम्हें बता दिया। अब मुझे पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, मुझे उसकी ज़बान ही नहीं समझ आ रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं कहूँगा भाई ये सारी बात इंग्लिश में लिख दो मुझे और मैं अपनी रिपोर्ट के साथ लगा दूँ और मैं रिपोर्ट में कहूँ कंपनी वालों ने झूठ बोला था, मज़ीद तफसीलात सफ़ा फलाना, और उस पर जाके देखें। तो ऑडिट की जिम्मेदारी एक्सपर्ट ने तो नहीं लेनी, मैंने लेनी है। अच्छा, और अगर एक्सपर्ट मेरे साथ धोखा कर गया हो चूँकि उसने जो भी बोलना है मैं तो उसे एक्सपर्ट मानता हूँ, तो मेरे साथ तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा वाला एक्सपर्ट चूज़ करें, एक ऑप्शन हो सकती है जी। एक्सपर्ट को चूज़ कौन करेगा? अब अगला मरहला, पहले हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारे सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक्सपर्ट के बगैर नहीं हो सकता। यहाँ तक बात क्लियर? अब भले नहीं हो सकता लेकिन वो चीज़ ही 20,000 रुपये की है और कंपनी के फाइनेंशियल्स करोड़ों के हैं, तो ठीक है वो चीज़ एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर करती है, लेकिन मैं आज उसे इमटेरियल कंसिडर करके साइड पे कर दूं, ज़िंदगी आसान कर लूँ। लेकिन चीज़ मटेरियल है, अहम है, मेरे ऑडिट में उसका इम्पैक्ट है और उसको बगैर सही से चेक किए मेरा और अश्योरेंस नहीं होती, तो फिर मुझे अब एक्सपर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। नंबर 1 एक्सपर्ट हायर करना होगा, नंबर 2 उसको वो काम कहना होगा, नंबर 3 उसने जो अपनी ओपिनियन दिया होगा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट लगानी होगी, और नंबर 4 फिर अपनी रिपोर्ट में आके सोचना होगा कि मैं इसके बारे में अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूँ। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली इन 3-4 फेजेस की बात कर रहा है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम वही वाली है कि अगर एक्सपर्ट ने धोखा दे दिया, ये बड़ी अच्छी बात है, हम 2 एक्सपर्ट से राय ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ा ज़बरदस्त, हमने उसको क्लास में आज दावत दी है, वो आके मोटिवेशन देगा, चाइनीज़ मोटिवेशनल स्पीकर है। वो आया और चिंग पोंग करके जो है बड़ी देर तक बोलता रहा। अब वो गया तो आपने मेरे से पूछा सर इसने क्या कहा था, समझ नहीं आया। मैंने कहा 1 मिनट, मेरे पास एक और चाइनीज़ है, उसको बुला लेते हैं। उस चाइनीज़ को बिठाया, पहले चाइनीज़ से कहा करो दोबारा तकरीर, दूसरे चाइनीज़ को देखो, हम अंगूठे दिखाता रहा, हाँ सब सही है सब सही है। उसके बाद फिर उस चाइनीज़ से कहा कि अब बताओ इसने क्या कहा, उसने कहा चिंग पोंग पिंग चोंग चिंग चोंग। तो जब एक्सपर्ट की हमें नहीं समझ आ रही तो उस एक्सपर्ट की बात पे जब एक और एक्सपर्ट को बुलाएंगे तो वो भी कोई ऐसी भाषा में बात तकरीर शुरू कर देगा जो हमें नहीं समझ आ रही होगी। लेकिन कम से कम एक सेकंड ओपिनियन मिल सकता है, हम उसे ये ना बताएं कि पिछले बंदे ने क्या किया, हम कहें ये चीज़ है तुम्हारी नज़र में क्या है, एक और बंदे को कहें ये चीज़ है तुम्हारी नज़र में क्या है, वो अजीब सी भाषा में बोलेगा, वो अजीब सी भाषा में बोलेगा। अगर ये दोनों करीब करीब हैं तो थोड़ा हौसला हो जाएगा कि शायद समहाउ हमें रीज़नेबल एश्योरेंस मिल गई है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि अगर बहुत फंस जाएं तो किसी और एक्सपर्ट को बुला के और एक सेकंड ओपिनियन ले ली जाए। एक्सपर्ट की फीस कौन देगा? अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट देगा, चूँकि क्लाइंट से आपने कहा था मैं ऑडिट करूंगा, अब ऑडिट करते हुए एक स्पेशलाइज एरिया आ गया जिसके लिए एक एक्सटर्नल बंदा आपको उनकी अच्छाई के लिए हायर करना पड़ रहा है। अब जब उसका बिल आप उन्हें देंगे तो वो रो पड़ेंगे। तो याद करें ISA 210 में एंगेजमेंट लेटर में लिखा था कि अगर आप कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एहतियातन लिख दें तो अच्छी बात है। अगर हमारे पास अपना एक्सपर्ट हो, अपने एक्सपर्ट से मुराद है मेरी फर्म का कोई और डिपार्टमेंट में ऐसा बंदा मौजूद है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगेन कि कंपनी के पास भी एक्सपर्ट है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है और उस पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। उसी एक्सपर्ट ने तो पिछली दफ़ा उसकी वैल्यू निकाल के दी होगी। अगर हम उन्हीं के ही लीगल एडवाइजर से कहेंगे तुम्हारा क्या ख्याल है, तो कहेगा मैंने तो अपना ख्याल कागज़ पे लिख के आपके पास पहले भेज दिया था। हमें तो यही खतरा है ना कि वो दोबारा अपनी ओपिनियन को देखेगा तो वो सेल्फ रिव्यू, हाँ जब पैसे ही उन्होंने देने हैं तो इसका मतलब एक्सपर्ट के पैसे हम पकड़ें
और हम दे दें एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट का उनसे ताल्लुक ना हो, एक्सपर्ट को हायर हम करें और अपने बिल में उसकी फ़ीस भी काउंट करवा दें और वो पैसे हम उसको दें और एक्सपर्ट को कहें तुम इनके साथ नहीं हमारे साथ सिंसियर रहो, अगर इनका साथ दिया तो तुम्हें पैसे नहीं दिलवाएंगे। कंपनी वाले बहुत से आने हुए तो उससे अलग से डील कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली आप इस एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करेंगे, प्लस आप इसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। अब आपका सर्विस प्रोवाइडर वो एक्सपर्ट, अब आप इससे वही बातें तय करेंगे जो आपने कंपनी के साथ तय की थी। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, फ्रेमवर्क क्या होगा, किस किस्म की रिपोर्ट इशू करोगे। आप समझ आया? उस वक्त तो हम हैरान हो रहे थे ना कि ये क्या बात हम कर रहे हैं। अब हमें भी तो नहीं पता कि उसकी फील्ड में किस किस्म की रिपोर्ट है, तो हम तय करेंगे किस किस्म की रिपोर्ट इशू करोगे और उसको कहेंगे कि तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी का वैसे ही एहतराम करना है जैसे हम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर वर्क ऑफ एक्सपर्ट को जब देखना है तो सबसे पहले असेस करें उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। पहले बंदे को देखें बंदा अच्छा है या नहीं है, उसके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, उससे डिस्कशन करके थोड़ा समझें वो अपनी फील्ड को कितना जानता है। अदर ऑडिटर्स या हमारी फील्ड के कुछ और लोग जो कि उस बंदे को जानते हैं उससे पूछ लें, उस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में नॉलेज, उसकी मेंबरशिप के बारे में नॉलेज, कि अगर वो किसी खास प्रोफेशनल किसी खास लेवल की बॉडी का अगर मेंबर है या इंडस्ट्री एसोसिएशन या लाइसेंस टू प्रैक्टिस है उसके पास या कोई और एक्सटर्नल रिकग्निशन। अभी अगर किसी और फील्ड का बंदा, कभी लॉयर्स ने किसी अकाउंटेंट को बुलाना होगा तो देखेंगे ना कि ये चार्टर्ड वाला अकाउंटेंट है या दूसरा वाला अकाउंटेंट है, इसकी किससे मेंबरशिप है, अच्छा ICAP से मेंबरशिप है, क्या इसके पास ऑडिट करने का लाइसेंस है या नहीं है, फलाना का। वो यही देखेंगे ना कि इसकी फील्ड की डिग्री इसके पास है, इसकी फील्ड का तजर्बा इसके पास है, इसकी फील्ड की अदर किस्म की रिकग्निशन, सर्टिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं भी एक्सपर्ट के बारे में यही देखूंगा कि उसकी नॉलेज क्या है, वो किसी बॉडी का मेंबर है या नहीं है, वो कौन सी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुआ है, लाइसेंस मिला या नहीं मिला, या कोई भी और एक्सटर्नल रिकग्निशन उसके पास है या नहीं है। और ख़ासतौर पर अगर ये समझ आ जाए कि उसकी कोई पब्लिश पेपर या बुक्स वगैरह हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर होगा और एक वो डॉक्टर होगा जिसने किताब लिखी होगी जो लोग पढ़ते हैं, तो जिसने किताब लिखी होगी वो नॉर्मल डॉक्टर से 3 दर्जे ऊपर होगा, क्योंकि उसने इस लेवल की रिसर्च की होगी कि वो एक किताब लिखी होगी जो उसके कुलीग टीचर्स यूज़ कर रहे होंगे। तो जो किताब लिखने वाला ऑटोमेटिकली अहम हो जाता है कि वो इतना रिसर्चर तबीयत का बंदा है कि वो चीज़ों को इतना डीपली जानता है कि खुद एक किताब पब्लिश करके बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों से हमें पता लग जाएगा उसकी कॉम्पिटेंस। फिर दूसरा काम क्या है, आपने एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है एक्सपर्ट की, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, सो दैट आप डिटरमाइन कर सकें नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ उसका वर्क और समझ सकें उसके काम को। तो पहले उसकी फील्ड को समझने की कोशिश करनी है। फिर उसके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय करनी है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी एक्सपर्ट की और ऑडिटर की, उसकी रिपोर्ट किस फॉर्म की होगी, और फाइनली आप उसे कहेंगे भाई कॉन्फिडेंशियलिटी का तुमने बहुत ख्याल रखना है, ये हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बहुत सीधा सा है, मतलब शायद 5-10 मिनट में ख़त्म हो सकता था, लेकिन थीम अगर समझ आ जाए तो पेपर में अगर लॉजिकल सवाल आ जाए आप उसे भी आंसर कर सकेंगे, नहीं तो रट्टे वाला तो आप लोग कर ही लेते हैं।